हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद आरपी सिंह। और आज आप लोगों के साथ नीट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि नीट 2023 एएमयू बीएससी, एएमयू बीटेक, एएमयू नर्सिंग एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आइए, ये क्वेश्चंस जो हैं मिक्सअप क्वेश्चंस हैं, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ सॉल्यूशन चैप्टर से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। आइए इनको स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो आप लोगों को यहाँ पे क्रेल कार्बन सर्च करना है। तो स्ट्रक्चर बना बना कर देखना होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है वन ब्यूटेनॉल। वन ब्यूटेनॉल तो 4 कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4, और 1 पर ही इसने क्या जोड़ दिया है, OH, क्योंकि 1 ब्यूटेनॉल बोल रहा है तो यहाँ पर हमने OH जोड़ दिया। यहाँ पर रिमेनिंग वैलेंसी इसकी किससे कंप्लीट करनी पड़ेंगी आपको, हाइड्रोजन से। इसमें भी रिमेनिंग वैलेंसी किससे कंप्लीट करनी पड़ेंगी, हाइड्रोजन से। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे कोई भी कार्बन आपको ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम्स या फिर डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट हों। जैसे कि ये कार्बन जो है इसकी OH से कंप्लीट है, बट 2 हाइड्रोजन से कंप्लीट हो गई। तो भैया ये क्रेल नहीं रहा, इसकी भी 2 हाइड्रोजन से कंप्लीट हो गई, ये भी क्रेल नहीं है। इसकी भी 2 हाइड्रोजन से हुई, ये भी क्रेल नहीं, और इसके तीनों हाइड्रोजन से कंप्लीट है, ये भी क्रेल नहीं है। तो ऑप्शन ए में एक भी कार्बन यहाँ पर क्रेल नहीं मिला, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा आंसर नहीं हो सकता है। चलो नेक्स्ट को ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन है वन प्रोपेनॉल। वन प्रोपेनॉल में यहाँ पर फिर हम लोगों ने ये 3 कार्बन बनाए, फिर से OH। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पे फिर अराइज हो गई। देखो यहाँ पर फिर से 2 हाइड्रोजन, तो ये क्रिल कार्बन नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, ये भी क्रिल नहीं हो सकता। और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ने बैलेंस ही कंप्लीट करी, और ये भी क्रिल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ये है कि चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु या परमाणुओं के समूह से, दैट मीन्स डिफरेंट एटम या फिर डिफरेंट एटम्स ऑफ ग्रुप से कंप्लीट होनी चाहिए। इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि ये कार्बन क्या होगा, क्रेल। तो यहाँ पर भी हमें कोई क्रेल कार्बन नहीं मिला, तो बी ऑप्शन भी हमारा नहीं है। ए ऑप्शन भी हमने चेक किया था, ए भी नहीं है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन सी पर हम लोग करते हैं, चेक करते हैं क्या आता है सी में। 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन देखिए 1 2 3 और ये है 4। नंबरिंग कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4। तो 2 पर क्या कर रहा है, क्लोरीन। यहाँ पर हमने क्लोरीन अटैच कर दिया। यहाँ पर इसकी 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट, यहाँ पर 1 वैलेंसी हाइड्रोजन के थ्रू कंप्लीट हो गई। यहाँ पर अगेन 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर बड़े प्यार से ये CH3 जो है, ये आपका क्रेल कार्बन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहे हैं इसकी वैलेंसी को। ये कार्बन भी आपका क्रेल नहीं हो सकता, क्योंकि 2 हाइड्रोजन ने वैलेंसी कंप्लीट कर दी। ये कार्बन भी आपका क्रेल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ने वैलेंसी कंप्लीट की है। बट इस कार्बन को आप लोग यहाँ पर फोकस करिए। देखिए एक वैलेंसी तो ये CH3 से कंप्लीट हो ही रही है, एक ये हाइड्रोजन से कंप्लीट हो रही है, एक ये क्लोरीन से कंप्लीट हो रही है, और एक पूरा का पूरा ये हो गया C2H5। C2H5 के थ्रू यहाँ पर कंप्लीट हुई है। दैट मीन्स ये कार्बन क्या क्रेल है, और आंसर सी यहाँ पर हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नेक्स्ट अगला और देख लेते हैं ऑप्शन कि ये होगा कि नहीं होगा। 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन। 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन, देखिए हेप्टेन के पहले आपको 7 कार्बन बनाने होंगे, 4 5 6 और 1 7। 7 कार्बन और 4 पर हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमने OH अटैच कर दिया, और यहाँ पर H। देखो बहुत ध्यान से देखना, ये जितने भी ये 3 कार्बन है, ये कभी भी क्या नहीं हो सकते, इधर वाले 3 कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकते, या फिर क्रेल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, यहाँ 2 हाइड्रोजन की, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन की, और ये 3 भी नहीं हो सकते। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है। बट अब बचा कौन सा, ये कार्बन जिसको हम लोग यहाँ पर स्टार बनाए। इस कार्बन में 3 कार्बन से ये एल्काइल ग्रुप, और 3 कार्बन का ये एल्काइल ग्रुप, दोनों सेम हो गए। तो ये वाला कार्बन भी अब आपका क्रेल नहीं हो सकता है। तो डी ऑप्शन भी यहाँ पर क्रेल नहीं है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, केवल ओनली सी, और सी करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लगा कर जाने जहाँ पर आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड सर्च करें, आपको स्ट्रक्चर बनाकर सभी को चेक करना पड़ेगा। आप वहाँ पर तुक्का मारी मारा ना खेलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड CCl3 रिएक्ट विद क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं क्या प्रोड्यूस करता है। CCl3 को हम लोग क्लोरल भी कहते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और क्लोरल में क्या स्ट्रक्चर रहेगी इसकी, C सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड Cl, और C सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O। इसके साथ साथ 2 क्लोरीन क्लोरोबेंजीन हम लोगों को यहाँ पर इस तरीके से रीअरेंज कर लेनी है। एक ये रहा Cl, और एक और क्लोरोबेंजीन का ये है यहाँ पर Cl। क्लियर है पॉइंट। यहाँ पर हाइड्रोजन
और यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन। और ये दो H इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2 निकाल देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। उसने बोला है क्या कहते हैं क्वेश्चन में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होनी चाहिए, तो H2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसे ही H2 रिमूव होगा तो इस कार्बन से ये दोनों यहाँ पर क्लोरोबेंजीन अटैच हो जाएंगे। तो कोई ऑप्शन इस तरीके का है, देखो पहले वाले में यहाँ पर CH3 क्लोरोबेंजीन इन्होंने अटैच कर दी, नेक्स्ट वाले में दो क्लोरोबेंजीन अटैच तो किए हैं बट उसके साथ साथ OH भी है, जबकि हमारे यहाँ पर OH नहीं है, यहाँ पे केवल क्या रहना चाहिए, CH। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर देखो CH है, CCl3 बिल्कुल सही है, CCl3 और दो क्लोरोबेंजीन, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर इसने हाइड्रोजन के स्थान पर क्या लगा दिया, क्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एम्प्लॉयज एसीटोन एंड एसीटोन की रिएक्शन किसके साथ होती है, यह पूछ रहा है। इनमें से फॉस्जीन, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्लोरीन गैस और सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर आपका रहेगा बी ऑप्शन, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसीटोन की रिएक्शन CH3COCH3 की रिएक्शन यहाँ पर हम लोग कराते हैं CaOCl2 के साथ। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो CaOCl2 यही है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और इसकी रिएक्शन पहले H2O के साथ कराकर CaOH का होल ट्वाइस और Cl2 यहाँ पर बनता है। फिर यही CH3COCH3 के साथ में Cl2 पहले रिएक्ट करता है और Cl2 रिएक्ट करके बनाएगा आपका CCl3COCH3 और इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरो एसीटोन। और फिर ये CCl3COCH3 जो यहाँ पर बेस बचा हुआ है COH का होल ट्वाइस, इसके साथ रिएक्ट कर जाता है और इसके साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म कर लेता है CHCl3 और प्लस के CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ये फॉर्म होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और देखिए यहाँ पर ये बन के रेडी हो गया क्लोरोफॉर्म। आपको नोट्स पे भी करवाई गई है, इस रिएक्शन को रिवाइज करके जाना, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन कराई जाती है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड में यहाँ पर Ca+2 और OCl नेगेटिव, इसी को कहते हैं हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। OCl नेगेटिव जो आयन है और Cl नेगेटिव, ये पूरा मिलकर बनता है ब्लीचिंग पाउडर। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी द लिस्टेड ऑर्बिटल इन द एटम ऑफ टाइटेनियम। देखो चाहे टाइटेनियम हो चाहे कोई सा भी ऑर्बिटल हो, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है तो आपको N+L रूल यहाँ पर अप्लाई कर देना है। कौन सा, N+L रूल। और ये भी याद रखना, ये पॉली इलेक्ट्रॉनिक के लिए होगा, पॉली इलेक्ट्रॉनिक जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, ना कि हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक। चलो चेक करते चलते हैं। और यहाँ पे साइड में आप लोग ये चीज़ जरूर लिख लेना कि भाई किस एल की वैल्यू एस के लिए क्या है, पी के लिए क्या है, इस तरीके से। तो एस के लिए एल की वैल्यू जो रहेगी वो 0 रहेगी, पी ऑर्बिटल के लिए 1 रहेगी, डी ऑर्बिटल के लिए 2 रहेगी, एफ ऑर्बिटल के लिए 3 रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, 4s 3s 3p 3d। अब देखो 4s में n+l की वैल्यू अगर हम पुट करें तो 4 + 0 हो रहा है 4, 3s में 3 + 0 हो रहा है 3। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि N+L की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा फिर कम होने लगी, नहीं। और जबकि आपको पता है कि N+L की वैल्यू पहले कम वाला रखा जाएगा फिर उसके बाद अधिक वाला, तो पहले 3s आना चाहिए फिर क्या आना चाहिए, 4s। तो पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। फिर देखो 3s 3p 3d 4s, आ जाओ देखो इन दोनों को चेक कर लो, लास्ट वालों को 3d और 4s को। तो 3d के लिए तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 3 और d के लिए l की वैल्यू 2, ये है n की वैल्यू और ये है l की वैल्यू। 3 + 2 कितना हो गया 5, और जबकि 4s के लिए 4 + 0 और ये क्या हो रहा है 4। तो बताओ पहले N+L की वैल्यू ज़्यादा वाला लिख दिया फिर N+L की वैल्यू कम वाला, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। 3s 3p 4s 3d, 3s 3p 4s 3d। देखो फिर से इन चारों को चेक करते हैं, N+L से 3 + 0 3s के लिए, 3s के लिए 3 + 0 कितना हो गया 3। फिर है आपका 3p, 3p के लिए क्या आ रहा है बताओ, 3 + 1 4, और फिर आपका दे रखा है 4s, 4s के लिए 4 + 0 4, और 3d के लिए इसने दिया है यहाँ पर 3 + 2 = 5। देखिए सबसे पहले N+L की वैल्यू कम है तो वो वाला लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। फिर देखो N+L की वैल्यू इन दोनों के लिए सेम है, जब N+L की वैल्यू सेम हो तो जिसके लिए n का मान ग्रेटर देन होगा वही हायर एनर्जी रखेगा। तो देखो 3p की एनर्जी कम है और 4s की एनर्जी ज़्यादा है, तो ये भी सही है। और 3d के लिए 3 + 2 की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe2 प्लस जेड इक्वल टू 26 इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा डी के बराबर एक इलेक्ट्रॉन नहीं रखता है जो कि Fe+2 में है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आपको ढंग से रीड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर उसने पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ऑफ द फॉलोइंग दैट इज नॉट, यहाँ पे नॉट पूछा है किसमें इक्वल नहीं है। आइए पहले Fe+2 में देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 26, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक वो एटॉमिक नंबर, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2 3d6, इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। और Fe+2 दैट मीन्स दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करने, तो आउटर मोस्ट सेल में से करते हैं। देखो आउटर मोस्ट सेल होता है n की वैल्यू जिसमें मैक्सिमम होगी, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 और यहाँ पर क्या है 3। तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू ग्रेटर है, तो हम लोग कहेंगे यही आउटर मोस्ट सेल है, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग रिमूव कर देंगे। अगर इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दें 4s में से, तब भी 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बचे रह जाएंगे 6। तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ d ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6। तो अब बस हमको यही चेक करना है कि किसमें 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है। आइए d इलेक्ट्रॉन इन Fe z इक्वल टू 26। देखो Fe 26 का अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो d में फिर से 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो पहले में तो हैं जबकि हमें पूछा कि समान नहीं है। p इलेक्ट्रॉन इन एनी z की वैल्यू दे रखी है आपको 10, एनी के लिए जेड की वैल्यू अगर 10 दे रखी है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं 1s2 2s2 और 2p6। बताओ पी में अगेन फिर से कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 6, तो ये तो फिर इसके इक्वल आ गए, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं है। एस इलेक्ट्रॉन इन mg, और mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एटॉमिक नंबर दे रखा है 12, तो भैया 1s2 2s2 2p6 और 3s2। अब बताओ s के सभी इलेक्ट्रॉन हमें कंसीडर करने हैं। ये रहा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है, 2s में अगेन कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है, और यहाँ पे 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। तो यहाँ पर c में भी हमारे ऑप्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से 6 निकला है s में। और p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, अब क्लोरीन में p में पूछ रहा है, क्लोरीन के लिए अगर बात कर रहा है p में तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ये हो जाएगा आपका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो p में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन और ये 3p में यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, तो 6 + 5 इक्वल टू 11। यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जबकि होने कितने चाहिए 6, तो ये नॉट इक्वल टू पूछ रहा था, और यही हमारा आंसर होगा डी। इस क्वेश्चन को आप लोग करके जाना। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं आपको सभी ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, बिना उनके आप इनको आंसर नहीं कर सकते। तो वहाँ पर कोई भी ऐसे क्वेश्चंस में तुक्का मारी मारा मत खेलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल इक्वल टू, देखिए जब भी एंगुलर मोमेंटम पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला रेडी रखना है, बिल्कुल याद रखना है। रूट में L × L+1 h/2π ये है। अब h/2π के फॉर्म में यहाँ पर आंसर नहीं दे रखा, देखो सब में h बार दे रखा है, तो आपको याद रखना है यही फॉर्मूला अगेन मॉडिफाई हो जाता है। रूट में L × L+1 h बार या फिर h कट, इस तरीके से कट लगा देता है, ठीक है। तो L की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। बताओ D अगर ऑर्बिटल दे रखा है तो L की वैल्यू हमें पता होगी। D ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी 2। बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। यहाँ पर वैल्यू पुट करो 2 2 + 1 और h बार, तो ये हो गया आपका 3, और 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 h बार, तो आंसर आएगा √6 h बार। कहीं पर है, ये रहा ऑप्शन सी। तो इस फॉर्मूले को भी आप लोग तैयार करके जाना, और ये दोनों फॉर्मूले आप देख लेना, कॉपी में नोट कर लो। अगर h/2π के टर्म्स में दे रखा है तो h/2π के टर्म्स में आंसर देंगे, नहीं तो h बार के टर्म्स में आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट 2.84 बोर मैग्नेट्रॉन इज गिवन बाई, इसमें से कौन सा 2.84 बोर मैग्नेट्रॉन देगा। देखिए जब भी आपको वहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट दे दे तो आपको इसकी केवल इंटीजर वैल्यू पर ही फोकस करना है। इंटीजर वैल्यू जो है ये है 2, दैट मीन्स 2 का मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं 2 आने हैं। और ऐसे क्वेश्चन में बस आपको इसी हिंट की हेल्प से आंसर होगा, ठीक है। बस आप लोग ये चेक कर लो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 किस में है। आइए क्रोमियम 2+, सबसे पहले बताओ क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, ठीक। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, भैया ये याद रख लो कि 4s2 तक हो जाते हैं 20 इलेक्ट्रॉन। आगे से ये सब नौटंकी नहीं करेंगे, इसको नहीं लिखा करेंगे, ठीक है। जितनी भी 20 से ऊपर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सीधा छलांग मारो 4s2 पर, और उसके बाद 3d
4 लिखना चाहिए, बट आपको पता है एक्सेप्शनल केस है, तो यहाँ पर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन जो 4s से आउटर मोस्ट सेल से 3D में क्या करा देते हैं, जंप करा देते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 4s1 3d5। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं क्रोमियम में से, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो एक तो आउटर मोस्ट सेल में से निकला 4s और एक किस में से निकला, डी में से, तो क्या बचा रह जाएगा 3d4। 3d4 में अब ये डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने, जबकि हमारे पास ऑर्बिटल कितने होते हैं 5, तो 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हमारा आंसर ए तो हो नहीं सकता है। अब हम लोग चल रहे हैं कोबाल्ट के पास। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27 अगर दे रखा है तो सीधा सीधा 4s2 पर हम लोग आ गए, ये हो गए 20 और 3d7। ठीक, 4s में से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि CO+2 के लिए बात कर रहे हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और आपका क्या बचा रहेगा 3d, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। फिर से इनको 5 ऑर्बिटल में हमें फिल करना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे रहे 3, ये 3, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, जबकि हमको तो 2 सर्च करनी थी, तो ये कोबाल्ट भी हमारा आंसर नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर Ni2+, Ni का एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है 28। अब सीधा सीधा 4s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 20, और उसके बाद 3d8। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर से रिमूव हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, तो आउटर मोस्ट सेल से रिमूव करने 4s से, तो रिमेनिंग रह जाएगा 3d8। आइए 3d8 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हम लोग अगेन डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। ये रहे हमारे पास 5 ऑर्बिटल, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू हुन रूल। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, इनको पेयर्ड कर दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या हो गए, रिमेनिंग रह गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई, और यही हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। पर टाइटेनियम 3+ को भी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें भी निकला है। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 4s2 और 3d2, और इस बार यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज किए इसने, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज किए, तो 4s से गए और एक कहाँ से गया डी से, रिमेनिंग रह गया 3d1। अब भाई इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही 1 रह गया, तो ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या रहने वाला है 1, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लगा के जाना, ऐसे क्वेश्चंस लगातार ये रिपीट करते हैं एग्जाम्स में, और ये सभी ऑप्शन चेक करके आपको करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि आप सीधे सीधे टिक लगा दो कि किस में आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ CH3CHOH COOH विच आर ऑप्टिकली एक्टिव आर कॉल्ड, तो इनको भैया कहा जाता है एन एंटियोमर्स। ये क्वेश्चन आप लोग सीधा सीधा याद रखें, इनको एन एंटियोमर्स कहा जाता है, और ऑप्टिकली जो एक्टिव होते हैं या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये स्टीरियो स्ट्रक्चर शो करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन एन SN1 रिएक्शन ऑन क्रेल सेंटर्स देयर इज इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल डेसिमेशन, तो यही इसका आंसर है, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को याद करना है, SN1 SN2 जब आप लोगों ने पढ़े होंगे तो वहाँ ये सब चीज़ें लिखवाई गई हैं। अगला है, इसमें से इनकरेक्ट हमको स्टेटमेंट सर्च करना है। कह रहा है ऑल द 5 d ऑर्बिटल आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर टू द रेस्पेक्टिव 4d ऑर्बिटल। तो देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो साइज मैटर करता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, साइज जो होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर इंक्रीज कर रही है तो साइज भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे लेट दैट एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे 2p है, तो p की शेप डंबलाकार होगी, तो ये होगी 2p की शेप। और अगर वही आपसे कहे 3p, तो अब देखो n की वैल्यू मैंने चेंज की, पर p तो अभी भी वही है, दैट मीन्स डंबलाकार होगा, पर ये डंबल का जो साइज है ये इंक्रीज कर जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर यहीं पे 4p की अगर बात करें तो डंबल का साइज हम लोग और इंक्रीज कर देंगे। इस तरीके से हमको पता चला कि डंबल की शेप तो वही रही, क्योंकि यहाँ पे p लिखा है, दैट मीन्स शेप को चेंज कौन करता है, एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, जबकि साइज को कौन वेरी करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसका मतलब 5d और 4d जो ऑर्बिटल है इनके साइज तो डिफरेंट होंगे, बट इनकी शेप क्या रहेंगी, सेम। और साइज किसका ज़्यादा ग्रेटर देन होगा, 5d का, एज कम्पेयर टू किससे, 4d। देखो ये स्टेटमेंट लिखा है, ऑल द 5d ऑर्बिटल आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर टू द रेस्पेक्टिव 4d ऑर्बिटल। चलो ठीक है, इसने ये बोल दिया कि भाई डिफरेंट होगा, ये स्टेटमेंट सही है, डिफरेंट तो है ये। सेकंड, ऑल द 4d ऑर्बिटल
हैव शेप सिमिलर टू द रेस्पेक्टिव 3D ऑर्बिटल। अब बताओ 4D और 3D की शेप सेम होंगी, बिल्कुल सेम होंगी, क्योंकि यहाँ पर भी डी ऑर्बिटल है और यहाँ पर भी क्या डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो होती है डबल डंबलाकार। थर्ड, in an atom all the 5 3D orbital are equal in energy in free state। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि जब फ्री स्टेट में एटम होगा तो जितने भी डी ऑर्बिटल हैं, अगर 5D ऑर्बिटल हैं, इन सब की एनर्जी क्या रहती है, इक्वल रहती है। तभी ये लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, और इस लाइन का मतलब यही होता है कि यहाँ पर सभी की एनर्जी सेम है। क्लियर है पॉइंट। इनको ही कहते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल, जिन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। तो स्टेटमेंट थर्ड भी क्या है, ट्रू है। पर हमसे इसको पूछा है इनकरेक्ट। द शेप डी वाई एक्स, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल आर सिमिलर टू ईच अदर। तो इनकी शेप बिल्कुल सिमिलर होती हैं, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर आर सिमिलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर देखो लास्ट में ये इसने गलत कर दिया, यहाँ पर आकर पहले यहाँ तक कॉमे से पहले तक सही है, पर यहाँ पे इन दोनों में क्या कर दिया, इसने गड़बड़ कर दिया। क्यों, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की अगर हम लोग शेप बनाएंगे तो वो इस तरीके से रहती है, एक्सियल होगी और इस तरीके से डबल डम्बल। जबकि डी जेड स्क्वायर की अगर हम लोग शेप बनाएंगे, ये है आपकी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो डी जेड स्क्वायर की अगर हम लोग शेप बनाएंगे तो ये बेबी टूथर शेप होती है। बहुत ही अच्छे से इसका नाम याद कर लो, बेबी टूथर, और ये इसकी शेप रहती है इस तरीके से। तो भैया यहाँ पर ये सिमिलर नहीं है, दोनों डिफरेंट है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन जो दे रखा है ये इनकरेक्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने फ्रेम किया, और पूरा आपको जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं उनको ढंग से रीड करना है, क्योंकि स्टेटमेंट को रीड करने में ही आधी हम लोग गलती कर देते हैं, और ये क्वेश्चंस हमको वहाँ ज़्यादा परेशान करेंगे स्टेटमेंट वाले। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, एमोस्ट द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। कहाँ पर मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लगेगा। देखो भाई, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोन पेयर होंगे वहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फोर्स भी लगेगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आएगा आंसर, ये रहेगा आपका फोर्थ। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट सेल में लोन पेयर आपके जुनून के पास प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन। इसमें से कौन सा डाइबोरेन के लिए करेक्ट नहीं है। देखो डाइबोरेन की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें पहले तो आप लोग ये याद रख लेना, यहाँ पर बी सिंगल बॉन्ड एच, और इस तरीके से यहाँ पर एच बी ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं, फिर यहाँ से बी, फिर यहाँ पर एच बी, और फिर यहाँ पर एच और एच। और आपको याद रखना ये है टर्मिनल हाइड्रोजन एच टी एच टी एच टी एच टी, और ये है ब्रिज हाइड्रोजन जिसमें हमने बी लिखा है। और बोरोन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है तो इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp3। यहाँ पर जो आपके टर्मिनल हाइड्रोजन है ये इन प्लेन है, और एच वाले जो हाइड्रोजन है ये आउट ऑफ प्लेन है। ठीक है, और एच वाले जो बॉन्ड बने हुए ये बॉन्ड जो है ये हैं आपके 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और ये भी क्या है आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और यहाँ पर जो एच वाले बॉन्ड बने हुए हैं ये हैं आपके 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और चेक करते हैं, देयर आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है, एच वाले जो हैं ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है और 2 ही हैं। द 4 टर्मिनल बी एच बॉन्ड आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो बिल्कुल सही बात है। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 1 2 3 4, द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड द 2 बोरॉन एटम लाई इन वन प्लेन, तो बिल्कुल सही बात है, ये पूरा का पूरा हिस्सा और ये हिस्सा एक ही प्लेन में लाई करता है, जबकि इनके परपेंडिकुलर होते हैं। बोथ द बोरॉन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, भाई दोनों के दोनों बोरॉन एटम sp3 हाइब्रिडाइज है, ना कि sp2, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर इनकरेक्ट है। और डाइबोरिन की स्ट्रक्चर को आप लोग पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। विच कंपाउंड अमंग्स्ट द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड अगर नहीं है तो ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा एरोमेटिक है, नहीं है, तो जहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा हो और हकल्स रूल फॉलो नहीं हो रहा हो वो आपका एरोमेटिक नहीं होगा। तो ये ऑप्शन 4 यहाँ पर ना तो हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है और ना ही यहाँ पे रेजोनेंस है। क्यों, देखो ये डबल बॉन्ड, फिर इसके बाद अल्टरनेट, फिर से अल्टरनेट, दैट मीन्स 2 यहाँ पर क्या आ गए, सिग्मा बॉन्ड आ गए, जबकि अल्टरनेट में होना चाहिए, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे रेजोनेंस भी नहीं कर पा रहा है। और उसके साथ साथ ये हकल रूल को फॉलो तो कर ही लेगा खैर, बट रेजोनेंस यहाँ पर नहीं हो पाएगा। चलिए, तो ड्यू टू रेजोनेंस ये एरोमेटिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड एक्स ऑन
reaction with O3 followed by zinc and H2O formaldehyde and 2-methyl propanol as product the compound X। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये आपको हिंट मिल चुकी है कि यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड बनना है। फॉर्मल्डिहाइड कब बनेगा, सबसे पहले ये चेक कर लो। फॉर्मल्डिहाइड हमेशा तब बनेगा जब एल्कीन टर्मिनल हो। जब एल्कीन क्या होनी चाहिए, टर्मिनल, दैट मीन्स यहाँ पे पाई बॉन्ड किसी ना किसी लास्ट पर होना चाहिए। तो देखो ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन और पेन 2 इन। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पर ऑप्शन नहीं हो सकते, ब्यूट 1 इन या फिर ब्यूट 2 इन। अब इनको हम लोग अपने तरीके से देख लेते हैं, 3 मिथाइल से क्या बनने वाला है और 2 मिथाइल से क्या बनेगा। अगर यहाँ पर 2 पर ही यहाँ पर आ गया मिथाइल तो ये स्ट्रक्चर होगी एल्कीन की, और अगर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुए तो दैट मीन्स यहाँ पर बनने वाला है एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, बस यही आपकी इसकी ट्रिक है। तो CH3 CO CH2 CH3, दैट मीन्स यहाँ पर बनेगा आप लोगों का क्या, CH3 CH2 C डबल सिंगल बॉन्ड CH3 और डबल बॉन्ड O। इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगी। और ये 1 2 3 4 4 कार्बन है, ब्यूट सिंगल बॉन्ड के लिए एन और 2 पर आ रहा है कीटोन, तो ब्यूट एन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन। जबकि ये कह रहा है आपसे कि 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल बनना चाहिए, तो यहाँ पे भैया 2 मिथाइल प्रोपेनल नहीं बना, यहाँ तो कीटोन बन गया। इसीलिए हमारा 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन ये ऑप्शन भी नहीं रहा। तो अब बचा कौन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। और चेक कर लेते हैं एक बार, क्या इससे हमारे जो कंपाउंड्स इसने दिए हैं वही बन रहे हैं या डिफरेंट बन रहे हैं। फिर से आप लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पर 4 कार्बन को रीअरेंज किया। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको पाई बॉन्ड लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मल्डिहाइड देगा, और नंबरिंग हमें इधर से ही करनी पड़ेगी क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से हमारे पास पड़ रहा है। और यहाँ पे 3 पर हम लोगों ने क्या अटैच कर दिया, CH3। अब आप बताओ क्या सिखाया गया आपको कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन अटैच कर देना और एक ऑक्सीजन यहाँ पर, दैट मीन्स ये तो बन गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। और ये रिमेनिंग पोर्शन आपका क्या बन के तैयार हुआ, और इसमें बची हुई वैलेंसी हम लोग हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देते हैं। CH3 बचा, यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CHO, और ये बन चुका है अब आप लोगों का एल्डिहाइड 1 2 और 3। 3 की वजह से यहाँ पर आएगा प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन और एल्डिहाइड के लिए अल, और 2 पर क्या आएगा मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेनल यहाँ पर रेडी हो रहा है। और यही इसने कहा 2 मिथाइल प्रोपेनल, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट है और यही आंसर आपका होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि जब भी ओजोनेसिस पूछे तो अगर वहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड बनना है तो 100% जो आपका पाई बॉन्ड है वो सबसे पहले कार्बन पर होना चाहिए। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट IPC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखो जो करेक्ट IPC नेम अगर हमें सर्च करना है तो आप कभी ऑप्शन मत देखना, पहले आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका नेम लिखो, अगर आपका नेम मैच करता है वही आपका आंसर है। ऑप्शन की तरफ मत जाना, नहीं तो वहाँ पर आपको चांटे पड़ना तय है। अब देखो इधर से नंबरिंग हो सकती है या फिर नंबरिंग यहाँ से हो सकती है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो BR फर्स्ट पे पड़ रहा है, और जबकि यहाँ से हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं तो क्लोरीन सेकंड पे पड़ रहा है। तो दैट मीन्स ये नंबरिंग हमारी सही है, और हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, एज ए ब्रोमीन की तरफ से। 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन है तो हेक्स होना चाहिए। तो देख लेते हैं, सब में हेक्स दे रखा है, बिल्कुल सही है। हेक्स के साथ साथ 1 पर ब्रोमो होना चाहिए, 1 पर ब्रोमो फर्स्ट एंड थर्ड में दे रखा है। उसके साथ 3 पर क्या होना चाहिए, ऑल, तो आप देखो 3 पर ऑल भी दे रखा है, और 5 पर क्लोरो होना चाहिए, और 3 पर सॉरी 4 पर मिथाइल होना चाहिए, 4 पर मिथाइल। तो देखो 5 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल। अब इसमें ये चीज़ याद रखना कि 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल, और यहाँ पर भी देखो 1 ब्रोमो 4 मिथाइल 5 क्लोरो। तो भैया जब लिखते हैं तो अल्फ़ाबेट के आधार पे लिखते हैं। देखो जैसे यहाँ B है, B के बाद फिर क्या आएगा, C आएगा, C के बाद फिर यहाँ पर M आएगा। जबकि यहाँ पे इसने क्या गड़बड़ कर दी, पहले B लिखा, बिल्कुल सही करा, फिर M को लेकर आ गया। अरे नहीं, M भैया पीछे लिखो, सॉरी, और C को क्या लिखो, पहले लिखो, ठीक। चलिए ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखो नंबरिंग भी बिल्कुल सही कर रखी थी, बस केवल लिखने के ऑर्डर में इसने गड़बड़ की, इसीलिए यहाँ पर दिक्कत होगी, और पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया और थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, गलत। और कुछ बच्चे इसको ये गलती कर कर आते हैं। लिखते समय हमेशा एक ही रूल है, आप लोग याद रखना, अल्फ़ाबेट, उसके लिए कोई रूल नहीं है, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन ग्राफ इज रिप्रेजेंट ऑफ काइनेटिक ऑफ रिएक्शन। तो भैया ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और आप लोगों का आंसर जो है इसमें थर्ड है, और ये आप लोगों से डिस्कस भी कर रखा है क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन द कोगुलेशन ऑफ नेगेटिव सॉल्ट
द फ्लोटिंग पावर ऑफ थ्री गिवन आयन इज, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर नेगेटिव सॉल्व दे रखा है आपको तो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा या फिर हम लोग कहें जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी पॉजिटिव में, वही हमारा क्या करेगा, कोगुलेटिंग ज़्यादा कराएगा। तो Al3+ सबसे ज़्यादा, फिर Ba2+ उससे कम, Na+ सबसे कम। इन द कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सॉल्व के लिए कह रहा है कि ये ऑर्डर होना चाहिए। अरे भाई पॉजिटिव के लिए तो हमें क्या सर्च करना है, यहाँ पर रेनाइन सर्च करना है। तो यहाँ Cl नेगेटिव है, यहाँ पर है आपके पास SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, और यहाँ पर है PO4 3 नेगेटिव। तो भैया इसने तो सभी उल्टे लिख दिए, क्योंकि PO4 3 नेगेटिव सबसे पहले होना चाहिए था, उसके बाद होना चाहिए था SO4 2 नेगेटिव, फिर कौन होना चाहिए, Cl नेगेटिव। दैट मीन्स इनके ये साइन इस तरीके से होने चाहिए थे, और इसने उल्टे लगा के, दैट मीन्स स्टेटमेंट सेकंड क्या है, इनकरेक्ट। तो भैया स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर है थर्ड। चलिए, हार्डी सूल्जे रूल से रिलेटेड था, उसे पढ़ के जाना आप लोग सरफेस केमिस्ट्री में। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देखो ज़्यादातर केस में इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछता है, बच्चे ढंग से जल्दबाजी से नहीं पढ़ते और उसे करेक्ट पढ़ के भागते हैं। ठीक है भैया, आप क्वेश्चन को ढंग से रीड करना। सबसे पहले क्वेश्चन अगर ढंग से रीड कर लिया तो 50% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। इनकरेक्ट, एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट, बिल्कुल सही है। लाइक केमिकल कैटलिस्ट, एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बायो प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। एंजाइम आर पॉलीसैकेराइड, ऐसा किसी ने कहा कि पॉलीसैकेराइड है, ये तो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट, ये बात भी सही है, क्योंकि लॉक की कॉन्सेप्ट पर इनकी मैकेनिज्म है और ये वेरी स्पेसिफिक होते हैं और पर्टिकुलर रिएक्शन में ही ये यूज में लिए जाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड हमारा इनकरेक्ट और यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रिएलिटी इज SN1 रिएक्शन हील्ड 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ एन एन ट्यूमर्स, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे डी भी मिलेगा और उसी रेशो में एल भी मिलता है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय SN2 रिएक्शन हेलो एल्केन हैविंग क्रिएलिटी एट द रिएक्टिव साइट सो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। ये सभी प्रॉपर्टीज आपको SN1 रिएक्शन में लिखवाई गई हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं और हम आपको उसी नंबर पर नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। एन एन ट्यूमर आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज टू ईच अदर, तो भैया स्टेटमेंट जो यहाँ पे थर्ड दिया हुआ है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये सुपर इम्पोजिबल नहीं होते, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। दैट मीन्स मिरर इमेज कभी भी सुपर इम्पोज नहीं करती है, ऐसे याद रखना। एक्स वाई डब्लू और ये है जेड, ये क्रेल है। तो अगर मैं इसकी मिरर इमेज लूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, डब्लू आएगा, और यहाँ क्या आएगा, जेड, और यहाँ पर क्या है, एक्स। तो ये इमेज इसके ऊपर कभी भी सुपर इम्पोज नहीं होगी, तो यहाँ पर इसलिए सुपर इम्पोजिबल लिख दिया और ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत, या फिर हम लोग का यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यही हमारा आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन में पढ़ लेते हैं। रेसिमिक मिक्सर सोज जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, ये बात तो बिल्कुल सही है। रेसिमिक मिक्सर जो होता है उसमें डी भी होता है और उसके साथ साथ एल होता है। डी आपका कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज, जबकि एल कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों एक दूसरे के रोटेशन को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, और ऑप्टिकल रोटेशन टोटल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट दे रखे हैं फिर से अगेन। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूट नाइट्रोफिनॉल इज हाइयर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप, बिल्कुल सही बात है भैया इसमें कि NO2 ग्रुप जो होता है ये फिनॉल के अंदर एसिडिक करेक्टर क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। अगर ये केवल को केवल फिनॉल है और इसके साथ में अगर हम लोग NO2 और अटैच करते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड, दैट मीन्स एसिडिक करेक्टर किस में ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ, अरे भाई इन तीनों की सेम कैसे हो जाएंगी, इन तीनों की तो डिफरेंट होती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसकी होती है, पैरा की, उसके बाद फिर आपकी क्या आ जाएगी, ऑर्थो, फिर आपका मेटा। तो ये हमारा ऑर्डर अलग है और यहाँ पर स्ट्रेंथ तीनों की क्या करती है, वेरी। तो दैट मीन्स ये रॉन्ग स्टेटमेंट है सेकंड वाला, और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इन ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2 नोन एज ल्यूकास रिएजेंट, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा है, जिससे हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। और आपको पता है 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ल्यूकास रिएजेंट के प्रति, और जबकि 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम। प्राइमरी एल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव, अरे फर्जी बात है, प्राइमरी एल्कोहल कहाँ मोस्ट रिएक्टिव है, अभी बताया भैया 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। स्टेटमेंट सेकंड क्या हो गया, रॉन्ग। तो दैट मीन्स स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो रिएक्शन आई है और रिएक्शन यहाँ पे पूछ रहा है C6H5Cn लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। भैया Cn दिखते ही आपको दिखाई दे जाना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस ट्रिपल बॉन्ड को किसी भी कीमत पे छोड़ेगा नहीं, ये CH2NH2 बना देगा। NaNO2 और HCl ये NH2 ग्रुप को नहीं छोड़ते, और भैया यहाँ पे तो फेनिल चल ही रहा है, ये पीएच, और यहाँ पर भी क्या चल रहा है पीएच, और वो किसको पकड़ लेगा NH2 ग्रुप को, और NH2 ग्रुप को जैसे ही पकड़ा तो N2Cl बनेगा, और N2Cl की रिएक्शन जब भी वो H2O से कराए तो अब बच्चा बच्चा जानता है यहाँ से N2Cl हटकर भैया यहाँ पर बन जाता है OH, PHCH2OH, और इसी को हम लोग कहेंगे ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट है। बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, देख कर जाना एमीन चैप्टर से। नेक्स्ट भैया यहाँ मैचिंग करवा रहा है आपसे साइनोहाइड्रिन की, बताओ साइनोहाइड्रिन कौन देता है। इसको तो आप खुद से भी कर लेना, चलो पर करा देते हैं, कुछ बच्चे कह रहे थे सर मैचिंग नहीं हो रही है। साइनोहाइड्रिन हमेशा देता है, आपको याद रखना है HCN साइनोहाइड्रिन, तो HCN साइनोहाइड्रिन देगा, तो भैया साइनोहाइड्रिन का आंसर आएगा ए का फोर्थ कहीं दे रखा है, ए का फोर्थ तो फोर्थ में दे रखा है, चलो देख लेते हैं। एसिटल कौन देगा, एल्कोहल देगा, एसिटल एल्कोहल, तो बी का क्या आना चाहिए थर्ड। सिप बेस कौन देते हैं 1 डिग्री एमीन, भैया 1 डिग्री एमीन सी का सेकंड आना चाहिए, सी का सेकंड। और ऑक्सिम कौन देंगे NH2OH, ऑक्सिम देते हैं NH2OH, और भैया डी का आना चाहिए फर्स्ट, तो ऑप्शन 4। अब भैया इसको लर्न कर लेना, आप बार बार मत पूछा करो कि भैया ऐसे क्वेश्चन के मैचिंग वाले नहीं हो रहे हैं। मैचिंग तो बहुत आसान रहेगी, मैचिंग में कोई भी दो पकड़ लो आंसर आ जाता है। RMgxCO2, RMgxCO2 के साथ ड्राई ईथर में बच्चा बच्चा जानता है भैया ये बन जाता है RCOOMgx, और आफ्टर दैट H3O प्लस के साथ रिएक्शन तो यह OH, और इस तरीके से RCOH बनकर रेडी। तो भैया इंटरमीडिएट पूछ रहा है कि भैया क्या बना हुआ है इंटरमीडिएट, इसमें इसने ये क्वेश्चन पूछा है, तो RCOO नेगेटिव MgX पॉजिटिव R3CO और RCO का होल ट्वाइस, पहला ही ऑप्शन तो है जो हमने बनाया RCOO नेगेटिव MgX पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि भैया स्टेटमेंट फिर से, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन रिएक्ट विद HNO2 टू गिव अनस्टेबल डाइजेनियम सॉल्ट, बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ एलिफेटिक लिख रहा है तो आपको याद रखना है कि भैया ये अनस्टेबल डाइजेनियम सॉल्ट देगा। प्राइमरी एरोमेटिक एमीन रिएक्ट विद HNO2 फॉर्म डाइएजोनियम सॉल्ट विच आर स्टेबल इवन अबव 300 केल्विन, तो ये बिल्कुल फर्जी स्टेटमेंट है, क्योंकि 273 से 278 केल्विन तक ये स्टेबल होता है, और ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको याद रखना है यहाँ पर इसने 300 केल्विन दे दिया, तो स्टेटमेंट हमारा ये सेकंड रॉन्ग हो गया और आंसर हो गया थर्ड। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी का करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है भाई। बॉन्ड एंथैल्पी आप लोगों को याद रखनी है कि बॉन्ड एंथैल्पी जो होगी, जहां बॉन्ड लेंथ कम होगी वहां बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम कहाँ पर होगी, CF में। उससे कम बॉन्ड लेंथ ज़्यादा कहाँ पर होगी, सबसे कम बॉन्ड लेंथ है CF में, तो उससे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ आपकी कहाँ आएगी CCl, तो बॉन्ड एनर्जी और रिड्यूज हो जाएगी। CBr में बॉन्ड एनर्जी और रिड्यूज हो जाएगी, और CI में बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी कहाँ पर आएगी CF, क्योंकि यहाँ बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। तो आप चेक करो कहाँ पर भैया सबसे ज़्यादा दे रखी है, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3A, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट, यही आपका बॉन्ड एंथैल्पी का करेक्ट सीक्वेंस होगा। तो बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है। आप बॉन्ड लेंथ पे फोकस करो, बॉन्ड एनर्जी निकल आएगी। नेक्स्ट, द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट ऑफ टिंडल इफेक्ट, इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करेगा, NaCl ट्रू सॉल्यूशन, ग्लूकोज ट्रू सॉल्यूशन, यूरिया ट्रू सॉल्यूशन, स्टार्च यही है आपका कॉलोइडल सॉल्यूशन, और आंसर रहेगा इसमें सी। IPC नेम पूछ रहा है, इस IPC नेम को तो भैया ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर फर्स्ट पर, या इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट पर कौन है, डबल बॉन्ड। जब भी इन दोनों में लड़ाई हो जाए ट्रिपल बॉन्ड और किस में, डबल बॉन्ड में, तो आप लोग याद रखना कौन जीतता है यहाँ पर, हमेशा डबल बॉन्ड। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे डबल बॉन्ड क्यों जीतता है, तो भैया याद रखो कि डबल बॉन्ड के लिए लिखा जाता है इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखा जाता है आइन। जब भी दोनों सेम नंबरिंग पर आ रहे हो तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला कहती है आपसे कि अल्फाबेट रूल के अकॉर्डिंग ई पहले आएगा, और ई से नंबरिंग हम लोग करेंगे स्टार्ट, तो 1 2 3 4 5 6, तो भैया 6 कार्बन है तो हेक्स आना चाहिए, उसके साथ साथ 1 पर क्या आना चाहिए इन, और 5 पर क्या आना चाहिए आइन, कहीं है ये देखो बी ऑप्शन 1 हेक्स इन 5 आइन, बी आंसर इज अ करेक्ट आंसर। बिल्कुल बेकार क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन है इनको नहीं पूछने चाहिए, बेइज्जती करा रहे हैं अपनी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिफर इन, किस में डिफर होते हैं, तो भैया स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, दैट मीन्स इनकी 3D में एटम का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, डिफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3A gives to 2B, द रेट रिएक्शन
प्लस डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, भैया ये तो केमिकल काइनेटिक्स का सबसे प्यारा क्वेश्चन है। और यहाँ पर हम लोग लिखा करते थे आर इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें रिएजेंट की, सॉरी रिएजेंट नहीं, रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट के लिए हमें माइनस चिन्ह लगाना पड़ता है। माइनस के साथ साथ जो इसके मोल होंगे वो इस तरीके से लिखते जाएंगे डिवाइड में, और डी ए अपॉन टी टी। अब देखो ये क्या बन गया, प्रोडक्ट पे जब जाएंगे तो इक्वल टू, फिर प्लस का साइन 1/2 डी वी अपॉन डी टी। हमसे पूछ क्या रहा है भैया, डी वी अपॉन डी टी पूछ रहा है, तो इस 2 को इधर ले जाए भगा कर, तो ये हो जाएगा 2/3 ये माइनस का, और डी ए अपॉन डी टी। तो कोई ऑप्शन है जहाँ माइनस का 2/3 डी अपॉन डी टी हो, 2/3 डी अपॉन डी टी, ऑप्शन बी है, और ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया, लो जी, C6H5MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और CO2 के साथ रिएक्शन कराता है, फिट करा दो बिल्कुल इसको, इसमें बीच में CO2 को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में COOMgBr हाइड्रोलाइसिस करेगा, यहाँ पे लगा दो H, ऑप्शन हो गया बी। चलिए अब ये क्वेश्चन तो आपको भैया देखते वहाँ पे कर देना है, इनके लिए कोई टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड गुड हील्ड बाई बुर्स रिएक्शन, तो बुर्स रिएक्शन से याद रखना कभी ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन रेडी नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि कार्बन को डबल करता है। तो हेक्स मतलब 3 2 6, यहाँ पे डाई मिथाइल ब्यूटेन, तो ये भी बन जाएगा आपका, यहाँ पे डबल बोलें ब्यूटेन, ये भी बन जाएगा। आंसर रहेगा सी, एन हेप्टेन। एन हेप्टेन में आपको क्या करना है, यहाँ पे 7 कार्बन है, 7 कार्बन वाला आपका आंसर नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एन एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव मेथेनॉल एज ऑन द प्रोडक्ट इज स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा आपको ओजोनोलाइसिस पर क्या देने वाला है, मैथेनॉल देने वाला है। मैथेनॉल का मतलब है भैया SCHO, मैथेनॉल देखो। मैथेनॉल के बारे में भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखाया था कि भैया सबसे पहले जो भी आपकी एल्कीन दे रखी हुई उसमें फर्स्ट पर आपको डबल बॉन्ड मिल गया तो वही आपको मैथेनॉल दे सकता है। बताओ यहाँ पर इसने एल्कीन यहाँ पे रिंग में लगा रखी है, तो ये तो होगी नहीं, ये वाला भी नहीं होगा। तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, 1 2 पर दे दिया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पर है, फर्स्ट पर। तो आंसर क्या है, सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF आपको दे रखा है, KF की वैल्यू 5.12, उसके साथ साथ दे रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन मोलिटी भी दे दी भैया, CM बराबर 0.078, कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट बेंजीन राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक हमें आंसर निकालना है। डेल्टा TF पूछ रहा है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, KF मल्टीप्लाई बाई CM, बस आपको 5.12 मल्टीप्लाई बाई 0.078 इसका मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आपका आंसर आए वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके, कमेंट बॉक्स में हमें बता दो क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई तो करना सीख लिया होगा अब तक आप लोगों ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको मैचिंग करानी है कि भैया कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा एम्फोटेरिक है। बच्चा जानता है कि भैया आपको एक ट्रिक बताई थी, हे बीना अली गन इन थैला, तो देखो अली वाला जो है ये एम्फोटेरिक है, तो कहीं अली है Al2O3 इज अ एम्फोटेरिक, तो भैया आपका सी का हो गया 4, सी का 4 कहीं दे रखा है क्या, देख चेक कर लेते हैं। सी का 4 देखो यहाँ पे दे रखा है, तो बस हो गया कार्यक्रम ओवर, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। पर चलो और भी चेक कर लेते हैं। Cl2O7 ये है आपकी क्लोरीन, और क्लोरीन होती है नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक, तो डी का आंसर आएगा थर्ड। तो देखो डी का थर्ड भी दे रखा है, यहाँ तक हम लोग सही चल रहे हैं। उसके साथ साथ BaO यह है आपका बेरियम क्या है, मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे, बेसिक नेचर के, तो बी का होना चाहिए फर्स्ट, तो बी का आंसर हो गया फर्स्ट, ये भी सही है। बचा कौन, CO आपको याद रखना है, ये है भैया न्यूट्रल वाले में इन तीनों को याद रख लेना, CO NO और N2O, ये तीनों के तीनों आपके कैसे हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का इनके दर्शन कहीं ना कहीं होंगे। CO NO और N2, इसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे याद रख लेना, CNN का मतलब C के साथ में वो लगा दो भैया, C हो गया, N के साथ में वो लगा दो, फिर से NO हो गया, CO और NO, अब 2 N है तो अब लिख लो N2 और फिर इसके साथ में O लगा दो, तो CO NO और N2, इस तरीके से याद हो जाएगा। तीनों आपके कैसे ऑक्साइड हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हैज OO लिंकेज, कौन सा OO लिंकेज रखता है, अरे भाई H2SO4 है। H2SO4 की स्ट्रक्चर होती है HOH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ठीक। अब एक और H2SO4 बना लो भैया, यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको यही चीज़ याद रखनी है, 2 H2SO4 बना लेने तुरंत इमीडिएट, और फिर इसमें से आप यहाँ से H2 रिमूव कर दो, तो क्या बचा रह जाएगा H2 रिमूव करने के बाद,
टू से मल्टीप्लाई करा है और हमने क्या रिमूव कर दिया H2, तो ओ ओ यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और क्या स्ट्रक्चर बची रह जाएगी H2 इसके साथ यहाँ पर O8 और प्लस के H2 कहीं ऑप्शन है H2O8, ये देखा है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। स्ट्रक्चर बनाकर ही इनके आंसर करना, नहीं तो आपके आंसर रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगला, आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिडक्शन। भैया पहले किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, Cl2H तो CH3 को पकड़ लेगा, और जैसे ही CH3 को पकड़ेगा तो भैया यहाँ बना देगा CCl3, पहले से याद रखना, तीनों हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। आफ्टर दैट इसने क्या पूछा है, एक्स ही तो हमसे पूछा है, यहाँ पे एक्स क्या बनेगा, कोई बात नहीं, एक्स बन गया भैया, डी आंसर है। चलो आगे, प्यारा सा क्वेश्चन था। रिएक्शन बिटवीन द बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। भैया बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एसीटोफिनोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, एल्डोल रिएक्शन, और एल्डोल में कौन सी, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, तो आंसर हो गया डी, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में करा रहा है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन विल गिव कार्बिल एमीन टेस्ट। तो भैया 1 डिग्री एमीन जो होती है ये कार्बिल एमीन टेस्ट देती हैं, तो C6H5NH2 1 डिग्री एमीन है, ये 1 डिग्री एमीन नहीं है, ये 1 डिग्री एमीन नहीं है, ये 1 डिग्री एमीन नहीं है, तो आंसर हो गया ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, भैया याद करने का आंसर है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, सी ऑप्शन। इसी के साथ ये सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, इस पूरे क्वेश्चंस को आप लोग लगा के जाना। चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।